हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट लेवल सेकंड के लिए एसएसटी यानी सोशल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। सो फर्स्ट वाला नंबर क्वेश्चन ये है कि ब्लेज के अनुसार मनुष्य एक भौगोलिक घटक है और जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने डाट को संशोधित करता है। तो बताइएगा कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो किसे संशोधित करेगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है मनोभाव को, उसके बाद सेकंड है इच्छाओं को, थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है गतिविधियाँ, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है पर्यावरण को। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण को ही संशोधित करेगा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण। अब आइए देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि काली मिट्टी में सामान्यतः डाट की कमी होती है। तो बताइए कि काली मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है। ऑप्शन देखिएगा, लाइम की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, या फिर पोटास की। तो बताइएगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि काली मिट्टी में जो है किस चीज़ की कमी होती है। तो देखिए, काली मिट्टी में जो है फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो फास्फोरस की कमी होती है। और फास्फोरस के अलावा जो है तो नाइट्रोजन की और जैविक पदार्थों की कमी होती है। किसमें? तो काली मिट्टी में। अब देखिए, किस चीज़ की प्रचुरता होती है काली मिट्टी में। तो देखिए, काली मिट्टी में जो है कैल्शियम, पोटास और मैग्नीशियम की जो है प्रचुरता होती है। यानी कैल्शियम, पोटास और मैग्नीशियम जो है तो काली मिट्टी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब काली मिट्टी की विशेषता देख लीजिएगा। मान लीजिए पूछा जाता है क्वेश्चन में, काली मिट्टी की विशेषता क्या है। तो देखिए, काली मिट्टी, इसे हम रेगुर या कपास मिट्टी भी कहते हैं। किसे? तो काली मिट्टी को। काली मिट्टी को हम रेगुर या कपास मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी में जो है तो जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो बहुत उच्च होती है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि वह स्थान जहाँ पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने मिलती हैं कहलाती हैं। यानी ऐसा स्थान क्या कहलाता है कि जहाँ पर पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने मिलती हैं, तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं। तो देखिए, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण क्षेत्र, या फिर ऑप्शन नंबर बी है महाद्वीपीय अभिसरण क्षेत्र, सी वाला ऑप्शन है अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी है महासागरीय और महासागरीय अभिसरण क्षेत्र। तो देखिएगा इसमें कि वह स्थान जहाँ पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने मिलती हैं, तो ऐसे स्थान को हम कहते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे? तो अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता जान लीजिएगा कि ये यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ अत्यधिक गर्मी के कारण हवा ऊपर उठती है और जिससे घने बादल बनते हैं और भारी वर्षा होती है। किस क्षेत्र में? तो अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि मेघ स्फोट क्या होता है। तो मेघ स्फोट, चलिए बताइए। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि इसका मतलब है एक छोटे से प्रदेश में कुछ मिनटों के लिए विपुल मात्रा में वर्षा, यानी मेघ स्फोट का मतलब ये होता है। या फिर इसका मतलब है कि एक अवधि में 50 मिलीमीटर की वर्षा, या फिर सी है कि बहुत उच्च मेघों के घनीकरण से होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इसका मतलब है कि थोड़ी सी वर्षा से गरज वाला तूफान। तो देखिए, मेघ स्फोट का मतलब पूछा गया है आपसे। तो देखिए, मेघ स्फोट का मतलब ये होता है, इसका मतलब यह है कि एक छोटे से प्रदेश में कुछ मिनटों के लिए विपुल मात्रा की वर्षा, यानी बहुत अधिक वर्षा होती है। मेघ विस्फोट में क्या होता है कि अत्यंत तीव्र और आकस्मिक मूसलाधार बारिश होती है, जिसमें एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 10 से 20 वर्ग किलोमीटर में 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब है कि एक छोटे से प्रदेश में कुछ मिनटों के लिए विपुल मात्रा की वर्षा, विपुल मात्रा की वर्षा, या फिर इसे मान लीजिए अधिक या फिर मूसलाधार बारिश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि सभी मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है किसने लिखा है। तो बताइएगा भाई कि सभी मानव जो है इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो इसे किसने लिखा है। तो चलिए देखिए, पहला वाला ऑप्शन है माओ जेडोंग, के मार्क्स, या फिर अगला है एफ एंगल्स, या ऑप्शन नंबर डी है जी वी प्लेखनोव।
तो देखिए इसमें कि सभी मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और ये लिखा है कार्ल मार्क्स ने, के मार्क्स। देखिए के मार्क्स, इनका पूरा नाम क्या है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। और यह कथन जो है उनके द्वारा कब लिखा गया, मान लीजिए पूछा जाता है, तो 1848 में प्रकाशित हुआ। 1848 में तो इनका कथन ये प्रकाशित हुआ, जो कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की शुरुआत में कहा गया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखिए चौथ क्या था, चौथ बताइए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथ क्या था, तो मुगलों द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर था, या फिर अगला वाला ऑप्शन है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिए कि शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था, या फिर सी है सिंचाई कर या टोल टैक्स। तो बताइएगा भाई चौथ क्या था। तो देखिए चौथ जो था, तो ये शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला एक भूमि कर था। क्या था, तो भूमि कर था, जो कि 18वीं शताब्दी में वसूला जाने वाला एक नियमित कर या सुरक्षा शुल्क था। और ये जो है कुल राजस्व या उपज का कितना परसेंट लिया जाता था, तो 25% लिया जाता था, यानी कुल राजस्व या उपज का 1/4 लिया जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका जो है कितना हिस्सा लिया जाता था चौथ कर, तो उपज का 1/4 भाग यानी 25% लिया जाता था। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, कांग्रेस नेताओं का मूल लक्ष्य और उद्देश्य डॉट डॉट को बढ़ावा देना था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि विभेद और राष्ट्रवाद की भावना, या फिर एकता और राष्ट्रवाद की भावना, या नफरत की भावना, या फिर पूर्वाग्रह की भावना। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन जो है निगेटिव निकल जाएंगे, यानी पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन निगेटिव हैं। तो देखिए पॉजिटिव आंसर कौन सा है, कि एकता और राष्ट्रवाद की भावना। तो कांग्रेस नेताओं का मूल लक्ष्य और उद्देश्य यही था कि एकता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो बताइएगा भाई कि कौन से अधिनियम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो इसका देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, या फिर चार्टर एक्ट 1853, या फिर विनियमन अधिनियम 1773। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की संप्रभुता नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कानूनी संप्रभुता, उसके बाद में है राजनीतिक संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक संप्रभुता, और डी है डीओ फैक्टो और डी ज्यू संप्रभुता। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की संप्रभुता नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता जो है तो ये एक प्रकार की संप्रभुता नहीं है। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी विचारक नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि GDH कोल, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है जॉन ऑस्टिन, सी है CE बार्कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है HJ लास्की। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन बहुलवादी विचारक नहीं है। तो बहुलवादी विचारक जो है ये जॉन ऑस्टिन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया और स्थापित किया गया था। तो बताइएगा कि भारत का संविधान जो है तो कब संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया और स्थापित किया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत,
या फिर बी वाला ऑप्शन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। या देखिए अगला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय सरकारों के संकल्पों के माध्यम से। तो देखिएगा इसमें कि भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया और स्थापित किया गया था। तो देखिए ये किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, यानी ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, कारक के आपूर्ति वक्र की ढाल होती है। तो बताइएगा भाई, कारक के आपूर्ति वक्र की ढाल जो है तो कैसी होती है? ऊर्ध्वमुखी होती है, अधोमुखी होती है, या फिर आयताकार, या फिर क्षैतिज। तो देखिए कारक के आपूर्ति वक्र की ढाल जो होती है ये अधोमुखी होती है, यानी बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक विशेषता क्या है? तो उत्पादों की उपलब्धता, या फिर उत्पादों की मांग, उत्पादों के लिए इच्छा, या इच्छाओं का दोहरा संयोग। देखिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक विशेषता जो है तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इच्छाओं का दोहरा संयोग होता है। डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन समष्टि आर्थिक सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो पहला वाला ऑप्शन है सामान्य सिद्धांत, लगान का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, या फिर उत्पादन का सिद्धांत। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि समष्टि आर्थिक सिद्धांत का उदाहरण क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य सिद्धांत। समष्टि आर्थिक सिद्धांत का उदाहरण जो है तो सामान्य सिद्धांत है, जो कि जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया, जो संपूर्ण और अर्थव्यवस्था और कुल रोजगार, आय और उत्पादन के लिए विश्लेषण करता है। यानी सामान्य सिद्धांत जो है तो ये दिया गया जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा, और ये जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था, कुल रोजगार, आय और उत्पादन का विश्लेषण करता है। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य सिद्धांत। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है 1798, 1783, 1793, 1791। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किस वर्ष जो है भारत में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लगाया गया। कब लगाया गया? तो 1793, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाता है किसने लागू किया अस्थायी बंदोबस्त जो है, तो किसने लागू किया? तो इसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया अस्थायी बंदोबस्त। अब देखिए इसका क्षेत्र क्या था? तो यह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। यानी अस्थायी बंदोबस्त जो है तो कहाँ कहाँ लागू किया गया था, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसमें से देखिएगा एक दो राज्य दे दिया जाएगा कि कहाँ पे लागू किया जाता है। ऑप्शन में एक राज्य दे दिया जाएगा और जो है राज्यों को बदल दिया जाएगा। तो अस्थायी बंदोबस्त किस राज्य में लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। अब किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1793। किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था। सो सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, अब देख लीजिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। थोड़ा इसमें और देख लीजिएगा कि इसके तहत जो है जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया और सरकार को मिलने वाला राजस्व को अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था ये। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान ... के समय हुआ था।
तो बताइएगा कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शामसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी है जलालुद्दीन खिलजी तथा ऑप्शन नंबर डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान जो है तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में निम्न में से किस सुधार की शुरुआत की। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है द्वैध शासन व्यवस्था कांड, उसके बाद सेकंड है संघीय न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर 3 है प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय तथा ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में जो है प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय जो है कि सुधार की शुरुआत की, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है काकोरी षड्यंत्र मामले में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी। तो देखिए काकोरी षड्यंत्र मामले में पूछा गया है तो किसे फांसी नहीं दी गई थी। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है भगत सिंह को, उसके बाद में है अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल या फिर राम प्रसाद बिस्मिल को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह को। भगत सिंह को जो है काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी नहीं दी गई थी। सो पहला वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ था। तो ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था? तो 1925 में। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है। तो विजयालय चोल को, या फिर अगला वाला ऑप्शन है गंडरादित्य चोल को, या नेक्स्ट ऑप्शन है परांतक चोल को, या राजेंद्र चोल को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल को। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि मंत्रिमंडल समूह के सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 75, बी है अनुच्छेद 74, सी है अनुच्छेद 73 या फिर डी है अनुच्छेद 72। तो देखिए भारत के संविधान में पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि मंत्रिमंडल समूह के सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 74, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि प्रस्तावना में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो बताइएगा कि प्रस्तावना में जो है तो बाद में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि प्रस्तावना में जो है बाद में ये सारे शब्द जोड़े गए थे, यानी समाजवाद भी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था और अखंडता भी जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जो किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है। तो किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम पूछा गया है। तो देखिए ऊंचाई, अक्षांश और महासागरीय धाराएं, यानी ये सभी होगा। किसी स्थान को जो है किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक ये तीनों हो जाएंगे, यानी ऊंचाई, अक्षांश और महासागरीय धाराएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि वेगेनर के बहाव सिद्धांत को मुख्य रूप से निम्न को समझाने के लिए प्रतिपादित किया गया। तो किसे समझाने के लिए प्रतिपादित किया गया बताइएगा। वेगेनर के बहाव सिद्धांत को तो किसे समझाने के लिए प्रतिपादित किया गया। हिमयुग को समझाने के लिए प्रतिपादित किया गया वेगेनर का सिद्धांत, या फिर भू आकृतियों के विवरण को
समझाने के लिए प्रस्तावित किया गया, या फिर प्रमुख जलवायु परिवर्तन को, या अगला है कि तटीय क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक समानताएं को। तो देखिए वेगेनर के बहाव सिद्धांत को जो है तो मुख्य रूप से समझाने के लिए प्रमुख जलवायु परिवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रमुख जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिपादित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्राथमिक तरंगे, उसके बाद सतही तरंगे। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, केवल दूसरा, केवल पहला, ना तो एक और ना ही दो, या फिर या एक और दो दोनों। तो देखिएगा इसमें कि पूछा गया है कि भूकंपीय तरंगे ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक तरंगों में, यानी केवल जो है बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल पहला सही होगा इसका। अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन इस वीडियो में है कि वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है 11.30%, या फिर 12.30%, या 13.30%, तो इस या फिर 14.30%। तो वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो बिहार राज्य की जो है 11.30% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 11.30%।